बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लैंगमैन क्लिनिकल सीरीज़ में आज हम चैप्टर 3 के क्लिनिकल्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद ओव्यूलेशन। अब ओव्यूलेशन से लिंक जो चीज़ें हैं हम उनको देखते जाते हैं। सबसे पहले तो ड्यूरिंग द ओव्यूलेशन जो बेसल बॉडी टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। अब इसका फ़ायदा क्या है, इसका अगर एक रिकॉर्ड रखा जाए फीमेल का बॉडी टेम्परेचर का, तो इट कुड हेल्प कपल्स टू गेट द डेट ऑफ ओव्यूलेशन एंड टू कंसीव। ठीक है, तो कंसीव करने के लिए बॉडी टेम्परेचर का जो चार्ट है वो हेल्प कर सकता है और उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओव्यूलेशन की डेट क्या होगी। उसके अलावा माइटल स्कैमर्स, ये क्या होता है, ये इट इज़ एक्चुअली अ स्लाइट पेन दैट अकर्स इन फीमेल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, अब एक और बात याद जो रखनी है वो ये रखनी है कि अगर गोनेडोट्रॉफ्स के लेवल कम होंगे तो क्या होगा कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब गोनेडोट्रॉफ्स क्या है, दे आर द हार्मोन्स लाइक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो आप पढ़ चुके हैं। तो इनके लेवल्स कम है। अब ऑब्वियसली अगर एलएच कम है, एलएच सर्ज नहीं हो रहा, तो ओव्यूलेशन नहीं हो पाएगी। ऐसे में क्या किया जाता है, ऐसे के अंदर जो है वो ड्रग्स जो हैं वो दिए जा सकते हैं जो ओव्यूलेशन इंड्यूस कराएं। बट इन ड्रग्स का नुकसान ये होता है दैट दे कैन रिजल्ट इन मल्टीपल प्रेगनेंसीज, मतलब ट्विन्स या ट्रिपलेट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें थी। इसके अंदर से अगर एमसीक्यूज वाइज आ सकता है तो इट कुड बी जस्ट दैट टर्म। उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट, इनसे रिलेटेड ये चार्ट है, अगर आप लोग रीड करना चाहें तो कर लें। बैरियर मेथड्स हैं जो प्रिवेंट करते हैं ओवम स्पर्म को ओवम तक पहुंचने नहीं देते। देन देयर आर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ठीक है, लाइक हार्मोन्स इनके अंदर उसका इनटेक होता है और ये ओव्यूलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। और सर्वाइकल मसल्स और एंडोमेट्रियम जो है उसके उसको भी अल्टर कर देते हैं, जिसकी वजह से कंसीव नहीं होता बेबी। उसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है, ये क्या करती है, ये ओव्यूलेशन को डिले करती है या इम्प्लांटेशन नहीं होने देती। ट्यूबल लिगेशन क्या होती है, इसमें ये होता है कि जो यूट्राइन ट्यूब हैं उनकी सर्जिकल ब्लॉकेज हो जाती है, मतलब ब्लॉकेज हो नहीं जाती, मतलब ब्लॉकेज कर दी जाती है। अब जब यूट्राइन ट्यूब मतलब फेलोपियन ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड होंगी तो ना फर्टिलाइजेशन होगी ना एग रिलीज होगा। ठीक है, उसके अलावा वेजेक्टोमी क्या होता है, दिस इज एक्चुअली फॉर मेल्स और इसके अंदर जो वेस्ट डिफरेंस है इसको इंटरप्ट कर दिया जाता है, सो स्पर्म्स ही जो है वो डिस्चार्ज नहीं होते। सो दैट इज़ वेरी लेस इम्पॉर्टेंट, आप इसको जस्ट रीड कर सकते हैं। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, दैट इज़ समथिंग इम्पॉर्टेंट। अब इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं, ये बेसिकली एक डिवाइस होती है जो काम आती है एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव। अब इसके अंदर दो टाइप्स की होती हैं, हार्मोनल और कॉपर। अब हार्मोनल क्या करती है, हार्मोनल जो है ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये प्रोजेस्टिन रिलीज करती है। प्रोजेस्टिन जब रिलीज होती है तो प्रोजेस्टिन एक तो सर्वाइकल मसल्स की थिकनिंग कर देती है। अब जब सर्वाइकल मसल्स की थिकनिंग हो जाती है तो स्पर्म पहुंच नहीं पाते आगे तक, और दूसरा स्पर्म को ये जो हार्मोन है ये लेस एक्टिव कर देता है। तो दोनों वे से क्या हो रहा है, प्रिवेंशन हो रही है। दूसरी जो कॉपर इंट्रायूट्राइन डिवाइस है ये क्या करती है, ये कॉपर आइंस को रिलीज कर दिया। और कॉपर आइंस क्या करते हैं, ये फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं और दूसरा स्पर्म्स की यूट्राइन ट्यूब में एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। तो ओवरऑल ये तमाम कॉन्ट्रासेप्टिव में एज कॉन्ट्रासेप्टिव चीज़ें हेल्प कर रही होती हैं। नेक्स्ट इनफर्टिलिटी। अब इनफर्टिलिटी क्या है, ऑब्वियसली इफ समवन इज नॉट फर्टाइल दे आर कपल इज अनएबल टू कंसीव। अब इसमें मेल इनफर्टिलिटी भी होती है और फीमेल इनफर्टिलिटी भी होती है। हम ना कुछ मेथड्स अब देखते हैं और ये मेथड्स वो हैं जो इनफर्टिलिटी के कॉम्पनसेशन में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो है क्लोमिफीन सिट्रेट या क्लोमिड। दूसरा है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी या आर्ट। ठीक है, थर्ड वन इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दैट इज इम्पॉर्टेंट। एंड फोर्थ वन इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ये भी आ सकता है पेपर में आपके। अब इसको हम इनके ना देखते हैं कि इनमें होता क्या है। जो क्लोमिफीन सिट्रेट है ये क्या करता है, दिस इज एक्चुअली अ ड्रग। ठीक है, और ये ड्रग क्या करता है, ये ओव्यूलेशन को इंड्यूस कराता है। तो ओव्यूलेशन इंड्यूस करने में मतलब हेल्प करता है।
अच्छा, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी क्या होती है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बेसिकली ये एक ग्रुप ऑफ टेक्निक्स इसमें यूज़ होता है, मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं और उनके कॉम्बिनेशन से प्रेगनेंसी अचीव करने की कोशिश की जाती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन की जाती है और फिर इम्प्लांटेशन करी जाती है। और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन में क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है जिसके थ्रू जो स्पर्म का है उसका वो इंजेक्ट किया जाता है डायरेक्टली एग में। तो ये क्लोमिड क्या था, मैं रिपीट कर दूं, ये ओव्यूलेशन इंड्यूसिंग ड्रग था। आर्ट क्या था? ये तो एक ग्रुप ऑफ टेक्निक्स था जो यूज होता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है? इसके अंदर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होती है। और ICSI क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ, अभी हम इनकी डिटेल भी देखते हैं। जो क्लोमिड होता है ये क्या करता है? ये फॉलिकल स्टिमुलेशन हार्मोन और LH को जो है उनके रिलीज को स्टिमुलेट करता है, और उसके जब ये रिलीज होंगे तो आपको पता है कि ओव्यूलेशन होगी। आर्ट से रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये तो एक ग्रुप ऑफ टेक्निक्स हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंदर ओवोसाइट को रिमूव किया जाता है, उसके बाद उसको मतलब फीमेल बॉडी से वो रिमूव होगा और उसको स्पर्म जो लैब के अंदर होता है उससे फर्टिलाइज किया जाता है। मतलब स्पर्म का स्पेसिमन और फीमेल की बॉडी से ओवोसाइट लिया जाएगा, ठीक है, और देन उस स्पर्म से उस ओवोसाइट को फर्टिलाइज कर दिया जाएगा, कहाँ पे? लैब में। और उसके बाद फिर एम्ब्रियो बनता है और उस एम्ब्रियो को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दिया जाता है। सो ये है IVF। और ICSI में क्या होता है? नेम ही सजेस्ट कर रहा है कि स्पर्म जो है, एक सिंगल स्पर्म को उसको वो साइट के साइटोप्लाज्म में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, डायरेक्टली। लास्ट चीज जो इससे रिलेटेड देख लें वो ये देख लें कि ये काम किस लिए आती है। तो क्लोमिफेन सिट्रेट ओव्यूलेशन करा रहे हैं, तो ये कब काम आएंगे? जब एन ओव्यूलेटरी इनफर्टिलिटी हो, मतलब जिसमें ओव्यूलेशन नहीं हो रही। आर्ट हमें जो है वो करता है सेवर इनफर्टिलिटी को डील करने में, ठीक है। ये बेसिकली टेक्नोलॉजीज का कॉम्बिनेशन है, जिस तरह मैंने बताया, इसमें IVF भी हो सकता है, ICSI भी हो सकता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है या फर्टिलिटी ऐसी जिसकी समझ नहीं आ रही, तो उसके अंदर हेल्प करते हैं। और जो ICSI है, इट हेल्प्स इन मेल इनफर्टिलिटी, तो मेल इनफर्टिलिटी के लिए ये यूज होती है। सो दैट इज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी। देन एबनॉर्मल जायगॉट। अब एबनॉर्मल जायगॉट क्या होता है? ऑब्वियसली वो जायगॉट जो नॉर्मल ना हो, इसमें ये याद रखना है कि इनकी 50% तो खुद ही अबॉर्शन हो जाती है। उसके अलावा अब मॉलिक्यूलर स्क्रीनिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता उसका एक ट्रेंड आ रहा है, और उसके अंदर क्या होता है कि बाय यूजिंग PCR और IVF स्क्रीनिंग की जाती है, जिससे पता लगाया जा सकता है कि ज़ायगोट एबनॉर्मल है या नहीं है। Then it is an important topic which is embryonic stem cells. Embryonic stem cells क्या होते हैं? ये cells होते हैं inner cell mass के, ठीक है। inner cell mass क्या था ये ऑलरेडी आप अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो एम्ब्रियो का जो inner cell mass होता है उसके ये सेल्स होते हैं, ठीक है। अब इनसे रिलेटेड क्या याद रखना है? पहला तो ये प्लूरिपोटेंट होते हैं। प्लूरिपोटेंट मैंने पहले चैप्टर 2 में भी बताया था उसके क्लिनिकल्स में कि प्लूरिपोटेंट वो सेल्स होते हैं जो किसी भी टाइप के सेल या टिश्यू को बना सकते हैं। मतलब दे कैन फॉर्म हेयर, दे कैन फॉर्म टीथ, दे कैन फॉर्म मसल्स, दे कैन फॉर्म स्किन, किसी भी टाइप का टिश्यू या सेल वो बना सकते हैं। अब ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि प्लूरिपोटेंट हैं, ये यूज हो सकते हैं। कहाँ यूज हो सकते हैं? वैरायटी ऑफ डिजीज के क्योरिंग में। कैसे? अल्जाइमर डिजीज हो गई, पार्किंसन डिजीज हो गई, तो इन डिजीजेस के अंदर ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स यूज करके हम इनकी हेल्प से इनको क्योर कर सकते हैं। दूसरा, हमारे पास इंसुलिन प्रोडक्शन के अंदर भी ये सेल्स हमें हेल्प करते हैं। उसके अलावा अब ये सेल्स हम हासिल कैसे कर सकते हैं? तो ये हम हासिल कर सकते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, ठीक है। लेकिन रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग जो है, रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग क्या होता है ये तो आई गेस सबको ही पता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग के अंदर मसला क्या है कि इसको एथिकली अच्छा नहीं समझा जाता। उसके अलावा एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं थेरापेटिक क्लोनिंग। इसके अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर एक एडल्ट सेल का न्यूक्लिया लिया जाता है, अमूमन ये स्किन से लिया जाता है। मतलब एक एडल्ट है, उसका सेल निकाला जाएगा, उसमें से न्यूक्लिया निकाला जाएगा, और फिर वो एक ओसाइट में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। वो ओसाइट जिसका अपना न्यूक्लियस रिमूव होगा, तो इससे सेल्स बनेंगे।
वो सेल्स फिर हम यूज कर सकते हैं फॉर इंसुलिन प्रोडक्शन और क्योरिंग वेरियस डिजीजेस। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक और चीज़ याद रखनी है कि एडल्ट स्टेम सेल्स भी होते हैं, लेकिन एडल्ट स्टेम सेल्स जो हैं वो प्लूरिपोटेंट नहीं होते, जबकि वो मल्टीपोटेंट होते हैं। मतलब कि वो मुख्तलिफ टाइप के टिश्यूज़ तो बना सकते हैं, बट ऑल टाइप के सेल्स या टिश्यूज़ नहीं बना सकते, जैसे प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बना सकते हैं।